देखिए, आपके सिलेबस के अनुसार अपनी वार्तालाप हो रही थी और वार्तालाप में क्या चल रहा था अपना? है? क्या चल रहा था? तो आप आए नहीं थे उस दिन। हाँ, लेखक पर्चे। कौन से लेखक पर्चे? किस चीज़ का? हाँ, ये बोलिए। देखिए, आपका बीए सेकेंड ईयर सिलेबस हिंदी का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में आपके दो बुक हैं, जो कोणार्क है, नाटक है जिसका नाम, और एक आपके क्या है, 7 एकांकी। तो कोणार्क नाटक के विषय में अपन चर्चा कर रहे थे। पहली बुक आपके पद्यवाक्य है, जो अकेली बुक है, नीतिकाल जिसका नाम है, और दो सेकंड जो पेपर है उसमें दो बुक हैं, कोणार्क नाटक है और 7 एकांकी है। तो कोणार्क नाटक के विषय में चर्चा कर रहे थे अपन। तो कोणार्क कहाँ स्थित था, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। इनका मैंने आपको परिचय भी बताया था और परिचय में मैंने आपको दिया था कि इनका जो जन्म है, हाँ, जन्म 16 जुलाई 1917, हाँ, खुर्जा बुलंद से है। जगह का नाम क्या है? खुर्जा बुलंद से है। और मृत्यु 14 मई 1978, ये इनका जन्म और मृत्यु के विषय में जानकारी दी थी। अब देखिए, इसके बाद में इनकी थोड़ी सी विषय चर्चा साहित्यिक चर्चा हुई थी और साहित्यिक चर्चा में मैंने आपको बताया था कि जगदीश चंद्र माथुर एक अच्छे सफल नाटककार माने जाते हैं और साहित्यिक परिचय में उनका एक तो अपने आप वो साहित्यकार हैं और नाटककार भी हैं और लेखक भी हैं। बहुत सारा साहित्य जो लिखा है, जिनका आधार उन्होंने बनाया है, और जिस तरह से कोणार्क नाटक का आधार उन्होंने बनाया है, उसके लिए एक मैंने उस दिन बात की थी कि नाटक के क्षेत्र में एक नया शब्द उन्होंने प्रयोगिक तौर पर लिया है, जो शब्द था उपक्रम। उपक्रम शब्द था। अब से पहले नहीं लिया नाटककारों ने, लेकिन इन्होंने उपक्रम शब्द लिया। और उपक्रम का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व की तैयारी जो होती है, जिसकी उसको काव्य रचना करनी है या जिसका निर्माण करना है, कोई चीज़ बनानी है, उसकी पूरी तैयारी पहले से उसने कर ली। उसके बाद में अपने कोणार्क नाटक को उन्होंने रचा। इसके विषय में अपन बात कर रहे थे कि इनका प्रकाशन काल कब था? 951, और बड़ा कितना है ये? 53 पृष्ठों में लिखा गया है। 53 पृष्ठों में लिखा गया है। 951 में इसका प्रकाशन काल हुआ है। इसके अलावा फिर साहित्यिक जो रचनाएं हैं, रचनाएं साहित्यिक जिनमें मैंने आपको लिखा था भोर का तारा, इसमें 5 क्या है? इसमें 5 क्या है? एकांकी नाटक। एकांकी नाटक 5, जिसका नाम क्या है? भोर का तारा। भोर का तारा कब लिखा? 1946 में लिखा। इसके अलावा और
बहुत सारे हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कि पहला राजा है, दशरथ नंदन है, शारदिया है, कोणार्क है, नहीं क्या, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जिनकी वजह से इनको पब्लिसिटी मिली है, प्रसिद्धि मिली है, वो सब इनका ये साहित्यिक परिचय में अच्छे नाटकों का नाम लिया है। और इसके अलावा इनका जो जीवन परिचय था उसमें मैंने आपको बताया कि 1939 में एमए किया है इंग्लिश से, और वो भी प्रयाग विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद जिसको जाना जाता है। हाँ, 39। 41 में इन्होंने ICS परीक्षा पास की है, हाँ, इंडियन सिविल सर्विस वो पास की है। उसके बाद में प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए हैं, वापस आए, तो वापस आए हैं तो बिहार सरकार ने इनको राज्य का शिक्षा सचिव बना दिया और शिक्षा सचिव के पद पर कार्य किया। उसके बाद में जो नाम मैंने आपको कल बताए थे, जिसमें टेलीविज़न जिसे अपन कहते हैं, उसका नाम दूरदर्शन नामांकन किया, वो इन्हीं की देन है। और दूसरा ऑल इंडिया रेडियो, उसका नामकरण जो किया था, उसका नामकरण उन्होंने क्या किया, आकाशवाणी केंद्र किया, तो इन्हीं के द्वारा दिए हुए नाम। उसके बाद में भारत सरकार ने इसको हिंदी के सलाहकार जो कहे जाते हैं कि हिंदी के सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है भारत सरकार में। तो ये सारी क्या थी, इनकी साहित्यिक परिचय था। अब देखिए, अब अपन लौट के आते हैं कि कोणार्क के विषय में अपनी चर्चा चल रही थी और इसकी स्थिति क्या थी, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। स्थिति मैंने बताई थी, स्थिति आपके दिमाग में क्लियर हो गई। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि कोणार्क जो नाटक है उसकी स्थिति, जिसमें आपको सिर्फ इंडिया का नक्शा बनाना है। इंडिया का नक्शा, और ये जो जगह है, ये जो जगह है जहाँ क्या है, बंगाल, ये जो जगह है ये क्या है आपका, यही कोणार्क है। ये क्या है, यही कोणार्क है। अब ये जो है ये कहाँ है, कोणार्क जो मंदिर है वो किसको समर्पित है, सूर्य देव। तो कोणार्क अपने आप में एक सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कहाँ है, उड़ीसा। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है। और ये स्थित कहाँ है, जिसमें पूर्वी सागर दिया है कि पूर्वी सागर के तट पर स्थित है, पूर्वी सागर के तट पर स्थित है। अब भुवनेश्वर उड़ीसा जो है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। अब इस भुवनेश्वर से दूरी बताइए इसकी, किसकी, कोणार्क की। तो कोणार्क की दूरी भुवनेश्वर से कितनी बताइए, 19 मील दूर है, 19 मील दूर है भुवनेश्वर से क्या, कोणार्क। स्थिति क्लियर हुई कि कहाँ स्थिति है, कि ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है और भुवनेश्वर से 19 मील दूर है। तो ये कोणार्क की स्थिति उन्होंने दिखाई है। अब बात ये है कि कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध था। जैसे मैंने आपको नामकरण के आधार पर इनकी व्याख्या की थी कि नामकरण जो होता है ना, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका कोई आधार होता है। कोणार्क, अर्क, अर्क माने वैसे भी स्पष्ट हो रहा है, अर्क, अर्क माने होता है सूर्य। तो ये कोणा है, यहाँ से ये और ये त्रिकोणा है इस जगह, तो इसी जगह का नाम का आधार, स्थान विशेष के आधार पर इसका नाम कोणार्क रखा है। कोणा प्लस अर्क, सूर्य का मंदिर, उस हिसाब से इसको, इसका नामकरण का आधार बनाया है। अब देखिए, अब आते हैं इसके पात्रों की स्थिति पर कि कोणार्क नाटक के प्रमुख पात्र। अब प्रमुख पात्रों में कौन है,
ये लिख लेना। क्यों? क्योंकि जब तक आप पात्रों के नाम नहीं जानोगे, जब तक आप किसी भी चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पाओगे। अब प्रमुख पात्रों में सबसे पहले नाम लिख लिए किसका? राजा नरसिंह देव का लिखिए। राजा नरसिंह देव किस वंश का था? गंग वंशीय। ये मैंने आपको बताया था, किस वंश का है? गंग वंशीय। गंग वंशीय है। और इस राजा नरसिंह देव का समय काल भी मैंने आपको बताया था 1238 से 1264 तक इनका 1264 तक किनका शासन काल रहा है? राजा नरसिंह देव का शासन काल रहा है। तो अब देखिए प्रमुख, क्योंकि इन्हीं के शासन काल में बना है, इन्हीं ने बनवाया है। दूसरा महत्वपूर्ण जो है वो कौन है? विशु है। विशु, इसका दूसरा नाम क्या है? श्रीधर। ये श्रीधर नाम कब का है? प्रारंभिक शुरुआती दौर का नाम है, ये बाद में बना है विशु। अब किन परिस्थितियों के कारण बना, क्यों बना, ये चीज़ अभी मैं आगे क्लियर करूँगा, क्योंकि पहली चीज़ बताने से सारा रहस्य खत्म हो जाता है। तो विशु है, ये कौन है? महान शिल्पकार है। महाशिल्पकार। महाशिल्पकार, शिल्पकार कौन होते हैं? जो मंदिरों का निर्माण करते हैं, जिनको कारीगर बोलते हैं, शिल्पकार। तो शिल्पकार के रूप में महाशिल्पकार कौन है? विशु है, श्रीधर। अब देखिए इसके अलावा जो नाम आया है, एक नाम आया है इसमें धर्मपद। धर्मपद, और धर्मपद कौन है? एक नवयुवक। कौन दिखा है? 16 वर्षीय 16 वर्षीय नवयुवक, 16 वर्षीय नवयुवक दिखाया है। अब ये कौन है, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा सौम्यश्री है। सौम्यश्री कौन है? विशु का दोस्त है। 5वें नंबर पर कौन है? राजीव है। राजीव कौन है? पाषाण। पाषाण कौर्तिक दिया है। पाषाण कौर्तिक नाम दिया है, पाषाण कौर्तिक। इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा दिया है चालुक्य। चालुक्य, ये कौन था? ये कौन था? चालुक्य। चालुक्य था राजा नरसिंह का महामात्य था। कौन था चालुक्य? चालुक्य राजा नरसिंह देव का महामात्य था। महामात्य का मतलब है कि उसकी सेना में सबसे ऊंचा दर्जा था। इसको इसी के ऊपर विश्वास करता था, महामात्य के ऊपर। उसके अलावा कौन है? शैवालिक है। शैवालिक, और शैवालिक कौन था? शैवालिक कौन था? शैवालिक चालुक्य का दूत था। चालुक्य का दूत था शैवालिक। इसके अलावा एक नाम और आया है। ये सारे के सारे पुरुष पात्र हैं। सारे के सारे क्या हैं? पुरुष पात्र हैं। एक नाम आया है इसमें सारिका।
सारिका। एक अकेला नाम है स्त्री का, सारिका। ये सारिका कौन है? ये आदिवासी लड़की है, आदिवासी लड़की है जो गरीब है, निम्न जाति की है। जगह का नाम, लड़की आदिवासी लड़की है और जगह का नाम इसका दिया है सवर अटिविका। सवर अटिविका ये जगह का नाम। उसके अलावा एक नाम आया है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन कौन है? महेंद्र वर्मन रहस्याधिकारी है। रहस्याधिकारी है किसका? राजा का। राजा का रहस्याधिकारी है। सारी जानकारी जो होती है, सलाह मशवरा और सारी चीज़ों की जानकारी महेंद्र वर्मन से करता है राजा। उसके अलावा 10वें नंबर पे आप लिख लो जो मैंने कल चर्चा की थी आपसे, वाचिका एवं सूत्रधार। वाचिका और सूत्रधार, इनको क्या नाम दिया था? वृंद वार्तिक। वृंद वार्तिक ये है आपका पात्रों की स्थिति कोणार्क। अगर ये चीज़ देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ोगे, उनके पात्रों का नाम, उनके पात्रों की स्थिति, उनकी जानकारी, उनके विषय में अगर नहीं होगी तो आप किसी भी, चाहे वो कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे कोई चीज़ हो, वो आप पूरी तरह से उसको सही नहीं कर सकते। इसलिए पात्रों का नाम होना ज़रूरी है, कौन का क्या कार्य है उसका होना ज़रूरी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। क्योंकि एकांकी नाटक कैसे हैं? एकांकी नाटक लिखे हैं किसने? जगदीश चंद्र माथुर ने। एकांकी का मतलब होता है, नाटक और एकांकी में अंतर क्या है? एकांकी का मतलब है जिसमें एक अंक हो। अब जो आपके साथ एकांकी है ना, वो सब एकांकी हैं। उनमें जिसमें एक अंक हो और एक अंक के अंदर 3 दृश्य होते हैं। एक अंक के अंदर कितने होते? 3 दृश्य। ये बड़ी नहीं होती, बड़ी नहीं होती। एकांकी है, जैसा नाम है वैसा ही उसका आधार बनाया है एकांकी। एकांकी का मतलब है जिसमें एक अंक हो वो एकांकी है। और एक अंक के अंतर्गत 1, 2, 3 ये दृश्य रखे जाते हैं और उनके आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। जबकि जो नाटक है, नाटक एकांकी से बड़ा होता है और नाटक में अंक 1 से लेकर 3 तक रखे जाते हैं। कितने रखे जाते? इसमें एक ही अंक है, इसमें एक अंक से लेकर 3 तक रखे जाते हैं। और दृश्य का मतलब है जब नाट्य 9-10 दृश्यों का, तो फिर नाटक बन जाता है, उसका बड़ा रूप हो जाता है। यह अंतर है किसमें? नाटक और एकांकी। ध्यान रखना, क्योंकि एक वो काफ़ी नाटक है और एक एकांकी है। तो एकांकी क्या है, नाटक क्या है, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ध्यान रखो कि जो एक अंक है वो एकांकी है और एक अंक जो एकांकी है उसमें एक अंक में कितने दृश्य होते हैं? 3। उसका रूप कैसे होता है? छोटा। और नाटक बड़ा होता है। नाटक की स्थिति क्या होती है कि एक अंक से लेकर 3 अंक तक होते हैं और तीनों अंकों में 3-3 दृश्य, तो फिर नाटक का रूप बड़ा बन जाता है और एकांकी का रूप छोटा रह जाता है। ये सारी
चीज़ें। अब सुनिए आप, इनका नाम आपने सुन लिया, क्या नाम है? राजा नरसिंह देव। समय सीमा 1238 से 1264 है। समय सीमा 1238 से 1264 शासन रहा है। किसका? राजा नरसिंह देव का। किस वंश का है? गंग वंशीय है। कैसा राजा था ये राजा कैसा था? कला प्रेमी, कला प्रेमी राजा है। इसके दरबार में नवरत्न के रूप में जिन्हें कहते हैं लेखक कवि भी विराजमान रहते थे। तो कला प्रेमी है और कला से इनका प्रेम था, इसीलिए इस राजा नरसिंह देव की इच्छा थी। इच्छा क्या थी राजा नरसिंह देव की? कि कोई बढ़िया मेरे समय में, क्योंकि कोई भी राजा हो, जैसे कोई सरपंच बनता है, कोई एमएलए बनता है, तो सब कोई सरपंच एमएलए सारे के सारे श्रेय लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ का। भाई मेरे काल में हुआ तो दुनिया याद तो रखती है। वही चीज़ राजा नरसिंह देव के शासन काल में जो चीज़ बनेगी उसमें राजा नरसिंह देव को याद रखा जाएगा। तो कला प्रेमी था, इसकी इच्छा थी राजा नरसिंह देव की कि कोई ऐसा भव्य इमारत मंदिर का निर्माण हो जो मेरे साथ में वो अजर अमर हो जाए और मेरा नाम हो जाए। तो देखिए इसमें दिया है कि लेकिन इच्छा इसकी थी और बनाने वाला कौन है? बीसू है। बनाने वाला कौन है? बीसू है। अब देखिए, अब बीसू ये कहाँ का है? ध्यान दीजिए, बीसू नाम छदम नाम है इसका। छदम, छदम का मतलब छुपाया हुआ नाम है। ओरिजिनल नाम क्या है इनका? श्रीधर है। अब श्रीधर ने बीसू नाम क्यों धरा? ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि जिसके कारण इनका नाम श्रीधर रखा, श्रीधर से बीसू रखा। अब इसका देखिए, ये महाशिल्पकार है, इस मंदिर का निर्माण इसने किया है। अब ये कहाँ का था? ध्यान कीजिए, ये जो जगह है, ये जो जगह है सवर अटिविका, तो ये भी सवर अटिविका का रहने वाला था। सवर अटिविका यहाँ का रहने वाला था। ये कौन? बीसू। अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसकी वजह से सवर अटिविका इसको छोड़नी पड़ी। समझ रहे हो? अब देखिए आप उसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मैं सारी चीज़ कहानी शॉर्ट रूप में वैसे बता दूँगा। अब ये धर्मपद है, ये 16 वर्षीय नवयुवक है जो क्या है? ये भी एक शिल्पकार है, शिल्पकार। और ये कहाँ आता है? कोणार्क में। कौन? धर्मपद 16 वर्षीय नवयुवक है। पैसे से कहा है ये शिल्पकार है, कोई पढ़ाई नहीं की लेकिन जन्मजात गुण थे इसमें शिल्पकारी के। तो अपनी जीविका उपार्जन के लिए, अपना पेट पालन के लिए जब इसकी माँ मर जाती है तो ये अकेला रह जाता है। पिता तो पहले ही माँ को छोड़ के चला गया था, पिता के बारे में ये कोई ABCD नहीं जानता है। लेकिन माँ ने एक उनके गले में एक हाथी दांत का बना हुआ कंकण, हाथी दांत का बना हुआ कंकण, एक माला भेंट की थी इसको, धर्मपद को। बोल बेटा मेरे पास और तो कुछ नहीं है, गरीब थी, अपना पेट पालन किया लेकिन हिम्मत और साहस के साथ अपना जीवन निकाला, घबराई नहीं। और पिता इसका पहले ही चला गया तो उसने जीवन जिया, किन विपरीत परिस्थितियों में जिया, कैसे इसको तैयार किया और उसके बाद में मर जाती है। अपना एक आशीर्वाद के रूप में उस माला जो कंकण हाथी दांत की बनी हुई थी ना, वो माला किसको दे जाती है? धर्मपद को। यही कि धर्मपद ये कहता है कि यही मेरा क्या है? रक्षक सूत्र है, जो माँ ने मुझे दिया है यही मेरा क्या है? रक्षक सूत्र है। अब ये क्यों दिया था उसकी माँ ने?
क्योंकि ये रक्षक सूत्र एकमात्र निशानी थी किसकी? धर्मपद के पिता की एकमात्र निशानी इसके माँ के पास थी। इसके माँ के पास एकमात्र निशानी क्या थी? जो माला थी, वो जो रक्षक सूत्र थी ना, वही उसके पिता की निशानी थी, जो मरते समय अपने बेटे धर्मपद को दे गई थी। अपनी माँ का देहांत हो जाने के बाद धर्मपद कहाँ पहुँचता है? कोणार्क, उड़ीसा, भुवनेश्वर। वहाँ मुलाकात राजीव से होती है। राजीव सोमश्री से बात करता है। इधर बीसू, कोणार्क का मंदिर पूरा नहीं हो रहा था, उस चिंता को लेकर डूबा हुआ था। ऐसी स्थिति में धर्मपद का आगमन हुआ था। तो राजीव ने जब बीसू से कहा कि एक 16 वर्षीय नवयुवक हमारे राज्य में आया है और एक शिल्पकार है, आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं, क्योंकि शिल्पकार दोनों मिलेंगे तो शायद दिमाग ज़्यादा काम करेगा, तो कोणार्क के मंदिर में जो अधूरा कार्य है वो पूरा हो जाएगा। बस अब आगे की कहानी में वैसे बताऊंगा, अलग का एक साथ बताऊंगा जब बैठेगा। अभी तो मैं पात्रों के हिसाब से स्थिति बता रहा हूँ। सोमश्री है, ये कौन है? ये बीसू का दोस्त है। और दोस्त जैसे अपन चाहते हैं कि